नमस्कार दोस्तों, मैं मंचुन सब कुछ लर्न पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा वॉच के बारे में। वॉच क्या होता है, ठीक है। वॉच के पूरी जानकारी के लिए, पूरा सीखने के लिए आपको ये पूरा शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को देखना होगा, ठीक है। एक रिक्वेस्ट था, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। वॉच। अब पहला क्या है टॉपिक, वॉच। वॉच किसे कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। पहले वॉच की परिभाषा, डिफिनीशन जान ले। वॉच किसे कहते हैं? वॉच क्रिया का वह रूप है जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है या कर्म पर या अथवा या भाव। वॉच क्रिया का वह रूप है जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म अथवा वाक्य क्रिया के लिंग एवं वचन उसी के अनुरूप होते हैं। इसको क्या कहते हैं? वॉच। इसमें क्या होता है, वॉच में क्या होता है कि एक वाक्य में ये देखा जाता है कि उस वाक्य में कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है, और उस क्रिया के लिंग एवं वचन उसी के अनुरूप होते हैं, ठीक है। उस वाक्य में क्रिया के लिंग और उसके वचन उसके अनुरूप होते हैं, ठीक है। वॉच किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कर्ता, जिस वाक्य से ये ज्ञात हो कि वो वाक्य कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है, ठीक है, उसको वॉच बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने एग्जांपल लिया है खंड अ खंड ब में। देखिए, राम विद्यालय जाता है। खंड ब में क्या है? राम द्वारा विद्यालय जाया जाता है। खंड अ में गरिमा पत्र लिखती है। गरिमा द्वारा पत्र लिखा जाता है। वह जोर से हंसता है। उससे जोर से हंसाया जाता है। चलो चले, चलो चलाया जाए। चलो चले, चलो चला जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, खंड अ के सभी वाक्य में कर्ता प्रमुख है, ठीक है। राम विद्यालय जाता है, राम प्रमुख है, गरिमा प्रमुख है। वह जोर से हंसता है तो वो एक कर्ता है। चलो चले तो वो एक कर्ता को कह रहा है, किसी व्यक्ति को कह रहा है चले, तो वो क्या है? एक कर्ता प्रधान वाक्य है, ठीक है। और क्रिया के लिंग एवं वचन उसी कर्ता के अनुसार है, ठीक है। अब खंड ब में देख लेते हैं। खंड ब में क और ख, ऊपर वाला क्या है? वाक्य में कर्म प्रमुख है। इसमें क्या है? राम द्वारा विद्यालय जाया जाता है, तो विद्यालय जाना होता है, क्रिया है, ठीक है, कर्म हो रहा है, द्वारा कर्म है, जाया जाता है, और गरिमा द्वारा पत्र लिखा जाता है, पत्र प्रधान है, ये तो कर्म प्रधान है, ठीक है। विद्यालय जाना एक कर्म है और पत्र लिखना एक कर्म है, तो ये क्या है? कर्म प्रधान है, जिसमें उसका क्रिया जो है उसके अकॉर्डिंग अपने आप ढाल लेते हैं, ठीक है। जबकि गौ में और घ में, इस वाले में और इस वाले में क्या है? भाव प्रधान है। उससे जोर से हंसाया जाता है, उससे जोर से हंसाया जाता है, इसमें भाव प्रकट हो रहा है। चलो चला जाए, अब हम ये नहीं कर चले, अब बोल रहे चला जाए। अब हम उसका भाव जानना चाहते हैं कि चला जाए या नहीं चला जाए, वो आगे वाला के भाव पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इस दोनों, इससे जो खंड अ में जितने भी एग्जांपल है उससे कर्ता का प्रधान वो होता है, प्रधान है इसमें। उसके बाद खंड ब में क और ख है, उसमें कर्म प्रधान वाक्य है, और ग और घ है वो भाव प्रधान वाक्य है, ठीक है। वाच आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे वाच का कितने भेद होते हैं? वाच के 3 भेद होता है, कृत्ववाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कौन कौन से? कृत्ववाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ठीक है। अब कृत्ववाच्य किसे कहते हैं वो आगे चलते हैं कृत्ववाच्य पे। कृत्ववाच्य मुख्य बिंदु कर्ता होता है, इसमें कर्तावाच्य भी कह सकते हो आप। कर्ता मुख्य बिंदु क्या होता है? कर्ता होता है। क्रिया के लिंग तथा वचन कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार ही होता है। जिसमें कर्ता प्रमुख वाक्य होता है उसे कृतवाच्य कहते हैं, ठीक है। जिस वाक्य में कर्ता प्रमुख होता है उसे कृतवाच्य कहते हैं, और उसका लिंग और वचन कर्ता के हिसाब से बदलता है, ठीक है। जैसे माली पौधों को सींच रहा है,
मजदूर इमारत बना रहा है। ये दोनों जो वाक्य है वो कर्ता प्रधान है, ठीक है। मजदूर एक कर्ता है और माली भी एक कर्ता है, ठीक है। अब इस वाक्य में जो क्रियाएं कर्ता के अनुसार हैं वो जैसे क में है माली कर्ता है, एक वचन पुल्लिंग है, और ख में मजदूर है बहुवचन है और पुल्लिंग है, और उसमें जो क्रिया की लिंग है वो उस वाक्य के अनुसार बदल गया, ठीक है। कर्ता में एक अकर्म एवं सकर्म, अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं का प्रयोग होता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये सकर्मक है। कमला हंस रही है, ये अकर्मक क्रिया है, ठीक है। आगे चलते हैं कर्मवाच्य, कर्मवाच्य पे चलते हैं। कर्मवाच्य जहां क्रिया का संबंध सीधा कर्म से हो तथा क्रिया का लिंग तथा वचन कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं, ठीक है। और उस क्रिया का जो लिंग और वचन है कर्म के अनुसार बदलता है, उसको क्या कहते हैं, कर्मवाच्य। जैसे सीता ने दूध पिया, सीता ने पत्र लिखा, ठीक है। इसमें पिया जो है क्रिया है, एक वचन पुल्लिंग रूप है, दूध कर्म है, इसके अनुसार जो क्रिया है वो हो रहा है। और सेम अगर दूसरे वाक्य में देखें, लिखा क्रिया है, उस एक वचन पुल्लिंग है, और पत्र जो है कर्म है, इसके अनुसार वो क्रिया है, ठीक है। विशेष कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया का ही होता है, ठीक है। इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। कर्मवाच्य में सदैव सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, भाववाच्य। जिस वाक्य में भाव का प्रधान हो उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे इसमें लिखा मैंने है, जहां कर्ता और कर्म की नहीं बल्कि भाव की प्रधानता हो उस वाक्य को भाववाच्य कहते हैं, ठीक है। जैसे नानी जी से चला नहीं जाता, मरीज से उठा नहीं जाता है, इसमें सब में भाव प्रकट हो रहा है, ठीक है। भाववाच्य का प्रयोग कैसे होता है, भाववाच्य का प्रयोग विशेषता सकारात्मक व्यक्त करने के लिए होता है। भाववाच्य का प्रयोग अकर्मक क्रिया के साथ होता है। भाववाच्य में क्रिया सदैव अन्य रूप पुल्लिंग और एक वचन में ही होता है, ठीक है। और आगे चलते हैं। आगे क्या है, वाच्य परिवर्तन। क्या है, वाच्य परिवर्तन। कर्तावाच्य कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन कैसे करते हैं। कर्तावाच्य के बाद से के द्वारा अथवा द्वारा जोड़ना चाहिए, ठीक है। क्रियापद में या प्राय जोड़कर जा धातु को कर्म से, कर्म के लिंग तथा वचन के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। कर्म के साथ लगी विभक्ति, कारक चिन्ह को कहते हैं विभक्ति, हटा देनी चाहिए। जैसे कर्तावाच्य में क्या है, अमन चिट्ठी पढ़ता है, कर्मवाच्य में अमन द्वारा चिट्ठी पढ़ी जाती है। तो चिट्ठी जो है वो कर्म है, इसमें कर्म प्रधान हो गया, और ये इसमें अमन प्रधान हो गया। जैसे राम फूल तोड़ता है, इसमें कर्ता प्रधान है, राम कौन तोड़ा है, फूल तोड़ता है, तो राम कौन, राम है कर्ता, ठीक है। राम द्वारा फूल तोड़े जाते हैं, इसमें कर्म है, फूल तोड़ना जो है कर्म है, ठीक है। फूल तोड़ना ये कर्म है, तो राम द्वारा फूल तोड़े जाते हैं, ये कर्म है, ठीक है। मैंने पत्र लिखा, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। सिपाही ने जोर से पकड़ा, सिपाही द्वारा चोर को पकड़ा गया, ठीक है, चोर पकड़ा गया। सॉरी, मैंने जो चोर बोल दिया, चोर है ये, ठीक है। तो इसमें क्या किया, से को के द्वारा या को जा धातु में, या अथवा द्वारा के द्वारा भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अमन चिट्ठी पढ़ता है तो अमन द्वारा हो गया, ठीक है। राम फूल तोड़ता है तो राम द्वारा हो गया। तो इस तरह से हम कर्ता वाच्य को कर्मवाच्य में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे है कर्ता से भाववाच्य में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब कर्तावाच्य में कोई वाक्य दिया हुआ है, उसको भाववाक्य के अनुसार लिखना होता है। कैसे लिखते हैं, उसके कुछ रूल हैं, मैं बताता हूं आपको। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया द्वारा बनाए जाते हैं।
पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, कर्ता के बाद से, द्वारा, के द्वारा परामर्श मतलब कारक चिन्ह जोड़े जाते हैं। ठीक है, जा धातु के क्रिया के रूपों को क्रिया के काल के अनुसार जोड़ा जाता है। जैसे कर्तावाच्य है, यहाँ पे कर्तावाच्य देख लेते हैं, मैं नहीं सोता, इसमें मैं एक कर्ता है। ठीक है, अब भाव है, मुझसे सोया नहीं जाता, इसमें भाव है, मुझसे सोया नहीं जाता, ये भाव प्रकट कर रहा है। ठीक है, राजू तेज दौड़ता है, कर्तावाच्य है, इसमें राजू से तेज दौड़ा जाता है। मैं बैठ नहीं सकता, मुझसे बैठा नहीं जाता। भगवान रक्षा करता है, भगवान द्वारा रक्षा की जाती है। ठीक है, ठीक है। अब मैं से मुझसे हो गया, से और द्वारा लग गया यहाँ पे। इस बार दो वाक्य में मैंने से द्वारा लगाया और दूसरे वाक्य में मैंने द्वारा से चलाया, से भी चलाया, द्वारा भी लिखते हैं। तो इस तरह से कर्तावाच्य को भाववाच्य में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्द में कहें तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी के नाम में एग्जांपल लेता हूं। प्राणी के नाम में है मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि। ये सारे जो है ना प्राणी के नाम है। जैसे वस्तु के नाम में आते हैं, वस्तु के नाम में जैसे अनार, रेडियो, किताब, संदूक इत्यादि, ये वस्तु के नाम है। स्थान के नाम में कहते हैं कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ, और भी बहुत सारा जगह के नाम है, पटना, हैदराबाद, मद्रास, इस तरह के जो जगह के नाम हैं उसको क्या कहते हैं? वो भी एक संज्ञा है। भाव के नाम को भी संज्ञा कहते हैं, जैसे वीरता, बुढ़ापा, मिठास इत्यादि। इस तरह के वस्तु के नाम, प्राणी के नाम, स्थान के नाम, भाव, गुण इत्यादि जिसका बोध हो उसको संज्ञा कहते हैं। ये डिफिनेशन में लिखा हुआ है, बाकी ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे संज्ञा के कितने प्रकार के होते हैं संज्ञा देखते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः ये 3 प्रकार की ही संज्ञा होती है, परंतु जातिवाचक संज्ञा के 2 और प्रकार होते हैं, जिसकी वजह से संज्ञा के 2 और प्रकार बढ़ जाते हैं, और इसके 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं, जातिवाचक के 2 प्रकार और बढ़ जाते हैं, जिसके कारण ये 5 प्रकार कहते हैं। ग्रामर में या हिंदी ग्रामर में, व्याकरण में सिर्फ 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे चलते हैं। जितने प्रकार के संज्ञा हैं उसके बारे में मैं बात करता हूं आगे। ठीक है, सबसे पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है? जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, महेश, गंगा, हिमालय। रमेश एक व्यक्ति का बोध होता है, महेश भी व्यक्ति का बोध होता है, गंगा एक व्यक्ति का बोध है, हिमालय भी एक टाइप के व्यक्ति हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, दिशाओं, देशों, राष्ट्रीयता, समुद्रों, नदियों, पर्वतों, सड़कों, पुस्तकों, समाचार पत्रों, घटनाओं, दिन, महीनों, त्योहार, उत्सवों इत्यादि के स्थान दिया जाता है। ठीक है, उदाहरण श्याम, सुरेश, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, भारत, भारतीय, हिंदू महासागर, हिमालय, दिल्ली, त्रिदेव, दैनिक जागरण, मई, बुधवार, होली, दिवाली जैसे शब्द व्यक्तिवाचक शब्द हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा आप समझ गए। आगे चलते हैं। व्यक्तिवाचक के बाद जो संज्ञा है वो कौन सी संज्ञा है? वो है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा।
जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों तथा प्रवृत्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संबंधियों, व्यवसायों, पदों तथा कार्यों, पशु पक्षियों, वस्तुओं तथा प्राकृतिक तत्व के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पर भाई, बहन, प्रोफेसर, मनुष्य, नदी, घोड़ा, गाय, पशु, वर्षा, ज्वालामुखी, राजा, मंत्री, कुर्सी, घोड़ा, बनिया, ब्राह्मण, लड़का, नर, नारी, आदमी, औरत, पहाड़, नदी, घाटी, समुद्र, द्वीप, तालाब, अनाज जैसे शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा समझ गए। अब चलते हैं भाववाचक संज्ञा पे। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा तथा कार्य व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा तथा कार्य व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ का अपना एक स्वभाव होता है। मनुष्य का स्वभाव मनुष्यत्व तथा पशु का स्वभाव हरकत क्या है? पशुत्व कहलाता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा के एक शब्द से एक ही शब्द का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा में एक शब्द से एक ही शब्द का बोध होता है। इस कारण से शब्दों का प्रयोग उसके उसी रूप में होता है। बहुवचन के प्रयोग संभव नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर भाववाचक संज्ञा के उदाहरण के तौर पे लंबाई, नम्रता, चाल, समझ, मनुष्यत्व, देवत्व, पुरुषत्व, अपमान, बंधुत्व, मर्दाना, शीतलता, मिठास, तीखापन, बुढ़ापा, मित्रता, गर्मी, सर्दी, निजत्व, मित्रता, पढ़ाई, लड़ाई, कराई, प्रहार इत्यादि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? समूहवाचक संज्ञा। कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह अथवा बहुलता का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, दल, संघ, गुच्छा, कुंज इत्यादि शब्दों समूह का बोध होता है। उदाहरण के तौर पर मेला, भीड़, बाजार, प्रदर्शन, रैली, सेना, जुलूस, पार्टी, कुंज, धौध, जमावड़ा, सैलाब, युद्ध, समुदाय, हुजूम, सेना, झुंड, गिरोह इत्यादि समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी धातु, द्रव्य तथा ऐसे वस्तुओं जिसे नापा तौला जा सके का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे दूध, दही, सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, पानी, पित्तल, तांबा, तेजाब, शराब, घी, जल, खून, तेल, पारा इत्यादि शब्द जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, ये हो गए पांचों संज्ञा के प्रकार। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा ट्रांसफर कर लेते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे किया जाता है? जातिवाचक संज्ञा में दिया हो कोई शब्द तो उसको भाववाचक संज्ञा में ट्रांसफर करना है, कन्वर्ट करना है, निर्माण करना है भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा से। ठीक है, जैसे बूढ़ा एक जातिवाचक संज्ञा है, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा हो गया, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, लड़कपन एक भाववाचक संज्ञा है, मित्र एक जातिवाचक संज्ञा है,
मित्रता भाववाचक संज्ञा है, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्यत्व भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा में कैसे, विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? गर्म ये विशेषण है, गर्मी भाववाचक संज्ञा है। मीठा विशेषण है, मिठास भाववाचक संज्ञा है। कठोर विशेषण है, कठोरता भाववाचक संज्ञा है। नर्म विशेषण है, नर्मता ये भाववाचक संज्ञा है। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? चढ़ना एक क्रिया है, चढ़ाई। पढ़ना पढ़ाई, रोना रुलाई, दौड़ना दौड़, ये सारे भाववाचक संज्ञा क्रिया से बनाया गया है। ठीक है। सर्वनाम से कैसे बनाते हैं भाववाचक संज्ञा? अपना अपनाना, निज निजित्व, ये सर्वनाम था और इसको भाववाचक संज्ञा में का निर्माण किया गया। ठीक है। अव्यय से कैसे बनाते हैं भाववाचक संज्ञा? दूर दूरी, समीप समीपत्व, इस तरह से आप भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। अगला क्या है? अगला देख लेते हैं। अगला है संज्ञा का रूप परिवर्तन। संज्ञा का रूप परिवर्तन। संज्ञा के प्रयोग में कभी कभी परिवर्तन भी होता है। जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में तथा भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है। मेरा इसका कहने का मतलब यह है कि संज्ञा का रूप परिवर्तन, जैसे जातिवाचक संज्ञा हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में कभी कभी हो जाता है प्रयोग, और व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो अगर हो तो जातिवाचक संज्ञा में हो जाता है प्रयोग, तथा भाववाचक संज्ञा में हो तो जातिवाचक में हो जाता है प्रयोग कभी कभी। वो उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे देवी एक जातिवाचक संज्ञा है, से दुर्गा बना दो तो दुर्गा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गोस्वामी एक जातिवाचक संज्ञा है। तुलसी एक तुलसीदास, गोस्वामी तो जातिवाचक संज्ञा है और तुलसीदास व्यक्तिवाचक संज्ञा। भीम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका प्रयोग कहीं जगह वीर के रूप में भी होता है, तो ये वीर जो होता है, भीम मतलब वीर होता है, वीर जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। पहलवान भाववाचक संज्ञा है, इसका प्रयोग वस्त्र जातिवाचक संज्ञा में होता है। संज्ञा के रूप लिंग वचन तथा कारक चिन्ह के रूप में बदलते हैं। जैसे लड़का खाता है, लड़की खाती है, लिंग के आधार पर भी संज्ञा का परिवर्तन हो गया। लड़का खाता है, लड़के खाते हैं, वचन के आधार पर परिवर्तन हो गया। इसमें एक वचन है, लड़का एक है, बहुवचन हो गए लड़के। लड़का लिंग है, पुरुष लिंग है, और लड़की स्त्रीलिंग है। लड़का खाना खाता है, लड़के ने खाना खाया, कारण चिन्ह के आधार पर परिवर्तन हो गया संज्ञा का। आपने देखिए संज्ञा के रूप परिवर्तन आपने देख लिया। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे संज्ञा के पहचान क्या है? अब संज्ञा के पहचान बताते हैं। कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होता है तो कुछ संज्ञा शब्द अप्राणीवाचक। कुछ शब्द गणनीय होता है तो कुछ शब्द अगणनीय है। अब प्राणीवाचक क्या होता है? वो शब्द जिससे किसी सजीव, वो शब्द जिससे किसी सजीव वस्तु का बोध हो, जिसमें प्राण हो, उसे प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। जो सजीव वस्तु होता है उसे प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं, जो निर्जीव वस्तु होता है उसे अप्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। अब प्राणीवाचक संज्ञा में लड़का गाय रमेश, लड़का मतलब आदमी, वो सजीव है, गाय एक सजीव जानवर है, और रमेश एक आदमी का नाम है, इसका मतलब वो भी सजीव है। ये सारे सजीव हैं, इसलिए प्राणीवाचक संज्ञा में आते हैं। अप्राणीवाचक में जिसमें असजीव को, जिस वस्तु में प्राण ना हो वो अप्राणीवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मेज, रेलगाड़ी, मकान, पुस्तक, पर्वत, ये सारे जो हैं अप्राणीवाचक संज्ञा है, ये सजीव नहीं है। ठीक है। ये सारे निर्जीव आइटम को, निर्जीव वस्तु को अप्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं, सजीव वस्तु को प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब चलते हैं गणनीय और अगणनीय संज्ञा पे। गणनीय संज्ञा किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना की जा सकती है
उसकी संख्या ज्ञात की जा सकती है वह शब्द गणनीय। अब चलते हैं गणनीय पे। गणनीय, जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना की जा सकती है, उसकी संख्या ज्ञात की जा सकती है, वह शब्द गणनीय कहलाएगा। जिसकी काउंटिंग, जिसकी गिनती हो सके, जिसको हम तौल सके या जिसको हम काउंटिंग कर सके। जैसे लड़का काउंट किया जाता है, 10-20 लड़के हैं, 40-50 लड़के हैं, 100 लड़के हैं, 500 लड़के हैं। पुस्तक 500 पुस्तकें हैं। भवन 400 भवन हैं। गाय 350 गाय हैं। केले 2 दर्जन हैं। जैसे कि 12 केले हैं तो 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 2 दर्जन में 24 केले हैं। ठीक है। संज्ञा, जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना नहीं की जा सकती है, उसकी संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है, वह शब्द अगणनीय संज्ञा कहलाएगा। जैसे दूध, दूध इसको गिनो भाई, कितने दूध है। किलो तो कर सकते हो, मगर गिन नहीं सकते हो ना। पानी गिनो, नहीं गिन सकते। हवा गिनो, नहीं गिन सकते। मित्रता गिनो, नहीं गिन सकते हो। तो इस तरह के जो संज्ञा होते हैं अगणनीय होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इस संज्ञा के सारे डिटेल मैंने बता दिया है। इसके बाद जो है कुछ मैंने क्विज प्रश्न उत्तर बताए हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न डाले हैं जो हमने ऊपर जो भी आपको समझाया है, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, पूरा डिटेल आपको दिया है संज्ञा के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे मैंने लगभग 6 प्रश्न डाले हैं। इसका आंसर मैंने आंसर भी दिए हैं, ऑप्शंस भी दिए, ABCD। तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से जो भी राइट आंसर, जैसे क्वेश्चन 1 का ए आंसर ठीक है, क्वेश्चन बी का मतलब क्वेश्चन 2 का ए आंसर ठीक है, इस तरह के जो भी आंसर इसका ठीक है, वो इस कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर जरूर डालें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है कि आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। नहीं सीख रहे होंगे तो दूसरा वीडियो बनाएंगे, अगर सीख रहे होंगे तो फिर दूसरे चैप्टर पे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए आप कमेंट जरूर करें, इसका आंसर जरूर लिखें। ठीक है, अब जैसे इसमें जो क्वेश्चंस हैं, कभी किस संज्ञा का भेद का शब्द है, ये बताएं। मुस्कुराहट किस प्रकार के संज्ञा के उदाहरण हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा शराब का जातिवाचक संज्ञा परिवर्तन करने से क्या शब्द बनता है। जिस संज्ञा से अनेक वस्तु अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध करने वाली संज्ञा क्या कहलाती है। बालपन किस संज्ञा का उदाहरण है। तो ये सारे जो प्रश्न है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला भाषा की सार्थक इकाई वाक होता है। वाक की जो छोटी इकाई होता है ना, उसे क्या कहते हैं, उपवाक। उपवाक से जो छोटी इकाई होता है पदवंध होता है। पदवंध से जो छोटी इकाई होता है उसे पद कहते हैं। पद से भी एक छोटी इकाई होता है उसे अक्षर कहते हैं। और अक्षर के जो सबसे छोटी इकाई होता है उसे ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण समझ में आ गया क्या। सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, अब वर्णमाला बताते हूँ। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं और इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। मैंने ऊपर अभी बताया आपको। ठीक है, वर्णमालाओं को व्यवस्थित करने के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इस ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों को, समूह को, जो वर्ण होते हैं उसको समूह को व्यवस्थित करने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसे कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला के आगे चलते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिनमें से 10 स्वर्ण वर्ण हो और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। इनमें से 13 स्वर्ण वर्ण होते हैं, 35 व्यंजन वर्ण होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है, वर्णमाला के
दो प्रकार के होते हैं वर्णमाला, दो भेद होते हैं, दो भाग होते हैं। पहला भाग कौन कौन से होते हैं? स्वर्ण वर्ण, और दूसरा होते हैं व्यंजन। ठीक है, वर्णमाला के दो भाग होते हैं, स्वर्ण वर्णमाला और व्यंजन वर्णमाला। आगे चलते हैं, देखते हैं स्वर्ण वर्णमाला किसे कहते हैं। अब स्वर्ण वर्णमाला पर चलते हैं। जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से 10 ही स्वर होते हैं। स्वर के उदाहरण पर देख लेते हैं, उच्चारण के आधार पर स्वर देख लेते हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? उच्चारण के आधार पे स्वर्ण। ठीक है, स्वर उच्चारण के आधार पे स्वर है। अब लेखन के आधार पे स्वर देख लेते हैं। अ, आ, ए, बड़ी ए, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आ, री आदि होते हैं। ठीक है, स्वर समझ गए। अब आते हैं व्यंजन पे। ठीक है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हर व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर लगा होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। वर्णमाला में कुल 35 व्यंजन होते हैं। ठीक है, जो वर्ण स्वरों के सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं, और हर व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर लगा होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। और कितने हैं वर्णमाला में व्यंजन? 35 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं मैं बताता हूं आपको। क वर्ग में होता है क, ख, ग, घ, र। च वर्ग में होता है च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में कौन कौन से होता है? ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग में कौन कौन से होते हैं? त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। य अंस्थ वर्ग में होता है, अंस्थ वर्ग में होता है य, र, ल, व। उसमें होता है तालम स, मूर्धन स, धन स और ह। संयुक्त व्यंजन में होता है अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है, व्यंजन पूरा डिटेल आपको मिल गया व्यंजन का। बस ये व्यंजन था। आगे क्या है जो आने वाला टॉपिक है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। लिंग के बारे में बताऊंगा। जो इसमें थोड़ा सा डेमो दे रखा है, जो शब्द स्त्री या पुरुष में भेद उत्पन्न करता है उसे लिंग कहते हैं। वचन शब्द आने वाला है, वचन जो टॉपिक है वो आएगा। वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे। कारक, वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द या वाक्य में उपस्थित वह शब्द जिससे पूरी घटना या उद्देश्य की पूर्ति हो उसे कारक कहते हैं। तो ये तीनों जो टॉपिक है इसके बाद जो आने वाले टॉपिक के लिस्ट हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और इस पूरा वीडियो देखने के लिए आपको पूरा कोटि कोटि से पूरा धन्यवाद। थैंक यू।